वैन की नींद फे के चिल्लाने की आवाज से खुलती है। तभी रू वैन के पैर पर रिंच से वार करती है, फे के चेहरे पर मुक्का मारती है, बैग उठाती है और भागने लगती है। वैन शॉटगन उठाता है और लंगड़ाते हुए सुरंगों में उसका पीछा करता है। रू को अस्तबल से बाहर निकलने का एक पिछला रास्ता मिल जाता है। वैन गोली चलाते हुए उसका पीछा करता है, लेकिन वह भागने में कामयाब हो जाती है। जब रू भाग रही होती है तो लॉरी का बॉयफ्रेंड हार्ले घोड़े पर सवार होकर आता है, उसका पीछा करता है और उसे रस्सी के फंदे में पकड़ लेता है। वह उसे घसीटते हुए लॉरी के फार्म हाउस की ओर ले जाने लगता है। तभी जी अचानक लगभग आधे मील दूर से स्नाइपर शॉट मारकर हार्ले को मार गिराता है। जी रू से चिल्लाकर कहता है, उठो और भागो। इसी बीच हार्ले मदद के लिए वैन को आवाज देती है, जबकि रू बैग उठाकर जी के ट्रक की ओर भागती है। चीखते चिल्लाते और जश्न मनाते हुए वे दोनों रेगिस्तान में तेजी से निकल जाते हैं। दूसरी ओर कैसी और मैडी एक डाइनर में बैठी हैं और नेट की मौत के सदमे से उबरने की कोशिश कर रही हैं। कैसी खाना खा रही है, जबकि मैडी बुरी तरह टूट चुकी है और कैसी से पूछती है, अब मैं क्या करूं? कैसी मैडी के पास बैठती है और कहती है, हम मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। आखिरकार रू अलामो से चुराया हुआ सामान लेकर लौट आती है। अलामो रू से कहता है कि उसे उस पर गर्व है। ड्रिंक्स बनाते हुए वह उससे कहता है कि वह सही थी, उन दोनों के मिलने की एक वजह थी। फिर वह दोनों के लिए कोक डालता है। तभी वह एक परकोसेट गोली निकालता है और कहता है, मैं इसे अपनी पीठ के दर्द के लिए लेता हूं। अलामो बताता है कि वह आसानी से लॉरी से छुटकारा पा सकता था, लेकिन इसके बजाय वह बिग एडी डील में 50/50 की पार्टनरशिप का ऑफर दे रहा है। रू गोली को देखती है और कहती है, मुझे ये बहुत पसंद थी, और एक गोली ले लेती है। अलामो रू को 1 हफ्ते की छुट्टी देता है, साथ ही कुछ पैसे और कुछ और गोलियां भी देता है। इस बीच बॉर्डर के दूसरी तरफ एक एम्बुलेंस में फेंटानिल लोड किया जा रहा है और लोरी का एक आदमी कोक पी रहा है। जब वह आदमी 2 मरीजों को लेने अंदर जाता है तो बिशप उसे छत से देखता है। वापस आने पर उस आदमी को अपनी कोक की बोतल नहीं मिलती। बिग एडी माफी मांगते हुए कहता है, मुझे लगा तुमने इसे पी लिया है। बिग एडी लड़कियों को बॉर्डर के पार ले जाता है और कहता है कि वे अपने कुदरती रूप से खुश नहीं थीं। यह ड्रग डील को छिपाने के लिए बनाई गई एक कहानी थी, ताकि ऐसा लगे कि लड़कियां सर्जरी के लिए आई थीं। आखिरकार वे बॉर्डर पार करके यूनाइटेड स्टेट्स लौट आते हैं। रू अली के साथ बैठकर एक पुरानी फिल्म देख रही है और भगवान और स्वर्ग के बारे में बात कर रही है। उधर लॉरी के घर पर हार्ले और वैन अपनी चोटों के दर्द से तड़प रहे हैं और फिर उनके लिए कुछ दवाइयां लाती हैं। लॉरी को एम्बुलेंस सर्विस से फोन आता है कि वे बस 30 मिनट में पहुंच जाएंगे। दवा लेने के बाद वैन को बुरा रिएक्शन होता है। जब वे कहती है कि दवाइयां नकली हो सकती हैं, तो वैन को समझ आता है कि यह सब एक जाल है। जब लॉरी फिल्म देख रही होती है तो 3 पैरों वाला कुत्ता भौंकने लगता है और उसके नए पक्षी चहचहाने लगते हैं। सबको लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। फे और वैन तुरंत बाहर भागते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं और तेजी से निकल जाते हैं। ठीक उसी समय जब दूसरी तरफ से लोरी के फार्म हाउस की ओर एक एम्बुलेंस आती है। जानवरों की आवाज सुनकर लोरी एम्बुलेंस की तरफ देखती है। बिग एडी का ध्यान भी मिमियाती हुई बकरी पर जाता है और उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। फिर ठीक GTA गेम में 5 स्टार पुलिस पीछा करने जैसा DEA फार्म हाउस पर धावा बोल देता है और गाड़ियों और हेलीकॉप्टरों के बड़े काफिले से उसे पूरी तरह घेर लेता है। मैं जेल नहीं जा सकती, यह कहते हुए लोरी गुस्से में वहां से चली जाती है, जबकि बाकी सभी लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। बिग एडी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और एम्बुलेंस के पीछे बैठी लड़कियों को भी हिरासत में ले लिया जाता है। हार्ले धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ती है। एक हाथ वाला आदमी 3 पैरों वाले कुत्ते से पूछता है, अब तुम क्या करोगे छोटे दोस्त? और फिर सरेंडर करने का फैसला करता है। लोरी छत पर जाती है, रस्सी बांधती है, नीचे कूदती है और फांसी लगा लेती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब DEA एजेंट एम्बुलेंस के दरवाजे खोलते हैं तो उन्हें ड्रग्स के बजाय सिर्फ एक मरा हुआ चूहा मिलता है। इस बीच बिशप एम्बुलेंस चलाकर कोक की उसी बोतल के साथ अलामो के घर की ओर जा रहा है। ड्रग्स का जखीरा देखकर अलामो कहता है कि आज रात की पार्टी उसकी तरफ से होगी। जब एक DEA ऑफिसर बिग एडी से कहता है कि वह अलामो को उसकी तरफ से हेलो कहे, तो बिग एडी जवाब देता है, यार मैं ये काम छोड़ रहा हूं। इसी बीच वे हाईवे पर लिफ्ट मांग रही होती है। जैसे ही एक कार रुकती है, वैन और फे ड्राइवर को घेर लेते हैं।
रू अभी भी अली के साथ उसके सोफे पर रुकी हुई है। अली उससे कहता है, तुम यहां जब तक चाहो रह सकती हो। अगली सुबह सूरज उगता है। अली जागता है और सिगरेट जलाता है। फिर वह रू को देखने जाता है। वह टीवी देखते हुए नाश्ता कर रही होती है। खबरों में रू देखती है कि फेज पार्कोर स्टंट करके जेल से भाग गया है। वह कहती है, मुझे पता है फेज कहाँ है, और उसे ढूंढने निकल पड़ती है। इसी बीच अली को टेबल पर गोलियों की एक बोतल दिखती है। रू उस दुकान पर जाती है जहां फेज काम करता था, और उसे वह समय याद आता है जब वह और फेज एक खेत में बैठकर स्मोकिंग कर रहे थे। पुलिस ने वहां नाकाबंदी कर रखी है और फेज को ढूंढ रही है। वे रू को उसके घर जाने से रोकते हैं और साफ साफ कहते हैं कि वहां जाना सुरक्षित नहीं है और वह वहां नहीं जा सकती। लेकिन रू पुलिस टेप को तोड़कर फैज चिल्लाती है और भागती है। पुलिस से बचने के लिए एक छत पर कूद जाती है। अपने पुराने घर पहुंचकर रू खिड़की से अंदर जाती है। वह वहां रखे पौधों को प्यार से सहलाती है और मिट्टी को छूती है। जब वह धीरे धीरे खाली घर में घूमती है और कोने से झांकती है तो उसे अपनी माँ बाइबल पढ़ते हुए दिखाई देती है। उसकी माँ उसे देखकर मुस्कुराती है और अपना हाथ बढ़ाती है। लेकिन असल में रू वहां नहीं होती। वह अली के अपार्टमेंट में सोफे पर लेटी हुई हाँफ रही होती है। उसका हाथ हवा में बढ़ा हुआ होता है और वह बस अपनी माँ के प्यार से गले लगाने की कल्पना कर रही होती है। अगली सुबह सूरज उगता है। अली जागता है और सिगरेट जलाता है। वह रू को देखने जाता है। वह अभी भी सोफे पर लेटी हुई है, लेकिन वह सो नहीं रही है। अली को पता चलता है कि वह अब जिंदा नहीं है। वह उसके सिर को छूता है और कहता है, हे भगवान, उसकी आत्मा को शांति दे। फिर उसकी नजर गोली की शीशी पर पड़ती है। अली जांच के लिए परकोसेट का एक सैंपल लेता है। जैसे ही डिफेंट टेस्ट में फेंटेनिल होने की पुष्टि होती है, अली गुस्से में काउंटर पर मुक्का मारता है। फिर वह रू की मां को फोन करता है और अपनी किताब में रू का नाम लिखता है, रू बेनेट, नवंबर 2024। कुछ महीनों बाद अली एक सपोर्ट ग्रुप में जाता है और ड्रग की लत की बीमारी के बारे में बात करता है। वह कहता है, मुझे लगता था कि अगर आप किसी नशेड़ी का दर्द समझ सकते हैं तो आप ड्रग डीलर की मजबूरी भी समझ सकते हैं। लेकिन अब उसकी सोच बदल गई है। वह कहता है, शायद असली बीमारी यह है कि लोग सही और गलत के बीच का फर्क भूल गए हैं। अगर आप बच्चों को ड्रग्स बेचते हैं तो आप बस बुरे इंसान हैं। फिर वह फेंटेनिल बनाने और उसे यहां तस्करी करने में शामिल सभी लोगों की कड़ी निंदा करता है। रू के जाने के गम में अली फिर से शराब पीने लगता है। अली कहते हैं, मैं लोगों को खो खो कर थक गया हूं। इन डाइनर्स में बैठकर बच्चों की मदद करके उनके सामने अपना दिल खोलकर अब बस बहुत हो गया। मैं अब और ऐसा नहीं कर सकता। अब वह दुनिया को बस दो नजरिए से देखते हैं, या तो आप अच्छे हैं या बुरे, साफ और सीधी बात। वह सेवा करने का एक नया तरीका खोजने निकले हैं और उस तरीके में शॉटगन की बैरल को काटना शामिल है। वहीं दूसरी ओर जूल्स एक खाली सफेद कैनवस के सामने अकेली बैठी हैं। अपनी सारी भावनाएं अपनी कला में उतारते हुए वह रू की पूरी पेंटिंग पीले रंग में बना रही है। रोते हुए वह रू की पेंटिंग बनाती है, न सिर्फ वैसी जैसी वह असल में थी, बल्कि शायद वैसी जैसी वह उसे देखना चाहती थी। एलिस आती है, उसके माथे पर किस करती है और कॉफी पीती है, जबकि जूल्स बस उस पेंटिंग को देखती रहती है जो उसने बनाई है। कैसी अपना घर ठीक करने में लगी है। ग्रुप का प्लान है कि इस जगह को इन्फ्लुएंसर हाउस या ओनली फैंस हाउस में बदल दिया जाए, लेकिन उन्हें बस एक चीज की कमी खल रही है, एक स्टोरी टेलर। इसीलिए कैसी लेक्सी से उनके साथ काम करने के लिए कहती है। कैसी कैश से भरे एक लिफाफे पर लिपस्टिक से किस करती है और उसे मैडी को थमा देती है। मैडी कहती है, मेरे लिए जागते मत रहना, मुझे देर हो जाएगी। कैसी मैडी से कहती है कि वह ऐसा दिखावा करे जैसे उसे अलामो पसंद है। बिशप मैडी को सड़क के किनारे से अपनी गाड़ी में बिठाते हैं। गाड़ी में जाते हुए मैडी अपने कुत्ते स्नोफ्लेक के बारे में बात करती है और कहती है कि काश दुनिया में थोड़ी इंसानियत या दया भाव बचा होता। उधर घर पर लेक्सी पूछती है कि क्या नेट कभी वापस आएगा। कैसी, जो अपने लाइव स्ट्रीम की तैयारी कर रही होती है, कहती है, मुझे तो इसके बारे में सोचना भी पसंद नहीं है, और फिर सजने संवरने लगती है। लेक्सी कैसी से पूछती है कि क्या वह कभी बाइबल पढ़ती है। असल में वह उस बाइबल के बारे में बहुत सोच रही होती है जिसे रू सोफे पर छोड़ गई थी। रू की मौत के 1 महीने बाद लेक्सी ने उसे सोफे से हटाकर शेल्फ पर रख दिया था, और जब उसने आखिरकार उसे पढ़ा तो उसे वह बहुत पसंद आई, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हिंसा और सेक्स था। कैसी हैरानी से पूछती है,
क्या कोई नई बाइबल आई है? लेक्सी बताती है कि इस बाइबल से उसे यह समझने में मदद मिली कि कुछ चीजें मेरी वजह से नहीं हुई, खासकर रू की मौत। लेक्सी कहती है, शायद मैं चीजों को बेहतर तरीके से संभाल सकती थी, लेकिन कैसी एक ज्यादा प्रैक्टिकल बात कहती है। मरने से पहले नेट ने आखिरी बात यही कही थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। चाहे कुछ भी हो, किसी को खोना हमेशा बहुत दुखद होता है। लेक्सी जवाब देती है, बुरी चीजें तो होती ही रहती हैं, तो फिर उनके बारे में इतनी चिंता क्यों करना? इससे क्या फायदा? बस आगे बढ़ते रहना चाहिए, और मुझे लगता है कि जिंदगी का असली मकसद यही है। कैसी कहती है, रू की मुस्कान बहुत प्यारी थी। जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरे भी मुस्कुराते हैं। मुस्कान फैलती है। कैसी लेक्सी से फिर पूछती है कि क्या वह उनके साथ काम करेगी, लेकिन लेक्सी साफ मना कर देती है। लेक्सी कहती है कि वह बाइबल दोबारा पढ़ेगी और फिर चली जाती है। कैसी धीरे धीरे अपने बिस्तर की ओर जाती है। अपनी और नेट की शादी की तस्वीर देखकर वह रोने लगती है। कैसी अब उस आलीशान घर में बिल्कुल अकेली है, जो किसी गुड़िया घर जैसा लगता है। इसी बीच सिल्वर स्लीपर क्लब में अलामो पार्टी कर रहा है और मैडी का इंतजार कर रहा है, जबकि उसकी प्लेट में रखा स्टेक वैसे ही पड़ा है। जैसे ही मैडी अंदर आती है, अलामो कहता है, ये आ गई मेरी पसंदीदा सीईओ। वह अपनी टोपी उतारता है और उसे चूमता है। बिशप दूर से उन दोनों को देखता है। वह अपने कुत्ते स्नोफ्लेक को किड के पास छोड़ता है और कहता है, इस पर नजर रखना। अलामो मैडी को पिछले कमरे में ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है, जबकि बिशप बाहर पहरा देने लगता है। तभी मिलिट्री की वर्दी पहने एक आदमी क्लब में आता है। अंदर आते ही वह क्लब के बाहरी दरवाजे को बाइक लॉक से बंद करता है और हाथ में बैग लिए स्ट्रिपर्स को देखते हुए अंदर चला जाता है। स्ट्रिपर्स उसे लुभाने की कोशिश करती हैं और उसके मेडल्स को चाटती भी हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। वह धीरे धीरे क्लब के अंदर और आगे बढ़ता है। फिर वह एक टेबल पर बैठ जाता है और बस इंतजार करता है। अलामो मैडी के साथ ड्रिंक कर रहा है और अपने पैसे गिनने से मना कर देता है। इसके बजाय वह उस एहसास के बारे में बात करना चाहता है जो उसे तब हुआ था जब किटी उसके सामने पैर फैलाकर बैठी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी औरतों के पीछे भागते हुए बिताई है, लेकिन जब उसने किटी को देखा तो उसे असल में डर महसूस हुआ। अलामो कहता है, भले ही मैं यह क्लब चलाता हूं, लेकिन मेरे शरीर का एक हिस्सा मुझे चलाता है। मैडी कहती है कि वह क्लब अपने लिए चलाता है ताकि आजाद रह सके। अलामो जवाब देता है, मैं भी बस एक गुलाम ही हूं, बस मेरे पास थोड़े ज्यादा पैसे हैं। इस बीच किटी यूनिफॉर्म पहने उस आदमी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, जो असल में हमारा अली है, लेकिन अली बस यह जानना चाहता है कि उसका मैनेजर कहाँ है। वह किटी को टाल देता है और वह सीधे जी से बात करने जाती है, वही आदमी जिसने बिग एडी की पुरानी नौकरी संभाली है। अली को देखते ही जी अपनी बंदूक उठाता है और यूनिफॉर्म पहने उस आदमी का सामना करने के लिए बाहर निकल जाता है। कमरे के अंदर अलामो अपने अमेरिकन ड्रीम के बारे में बात कर रहा है। वह मैडी के साथ एक घर और 4 प्यारे चॉकलेट रंग के बच्चे चाहता है। बाहर अली जी से कहता है, मैं रू का दोस्त हूं, और यह सुनते ही जी पास खड़े दूसरे लोगों को इशारा करता है। जी कहता है कि रू अब वहां काम नहीं करती, और अली उससे पूछता है, क्या यह जगह अलामो की है? यह कहते हुए वह अपनी शॉटगन निकालता है। अली जी को जबरदस्ती बिठाता है और उसे कबूल करवाता है कि अलामो ही सिल्वर स्लीपर का मालिक है और अभी क्लब के अंदर ही है। अली पूछता है, रू के साथ क्या हुआ? जी जवाब देता है, फेंटेनिल की ओवरडोज से उसकी मौत हो गई, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे। अली गोलियों की शीशी निकालता है। जी उसकी बंदूक छीनने के लिए झपटता है और अली उसे वहीं गोली मार देता है। इसके बाद अली अलामो के बाकी आदमियों को भी गोली मार देता है। फिर वह अलामो को बाहर आने के लिए कहता है। अलामो एक 2-वे मिरर के पीछे छिपा हुआ है। बिशप चेक करता है कि बंदूक में गोली है या नहीं। अलामो अचानक बाहर आता है, अली को गिरा देता है और मैडी को बंधक बना लेता है। तभी बिशप उसे अपनी बंदूक दे देता है। अलामो ने अली की गोलियां गिनी हैं। उसे पता चलता है कि अली के पास सिर्फ 3 गोलियां बची हैं। अली को एहसास होता है कि शायद वह आज रात जिंदा न बच पाए। अलामो अली का मजाक उड़ाते हुए कहता है, चलो इसे पुराने तरीके से निपटाते हैं, आमने सामने। अली अपनी शॉटगन नीचे कर लेता है। जब अलामो पूछता है कि अली को किसने भेजा है, तो अली जवाब देता है, रू ने मुझे भेजा है। मैडी यह बात सुन लेती है और अलामो को एहसास होता है कि कोई पुराना हिसाब चुकता करना है। अलामो किटी से शैंपेन की लगभग खाली बोतल मांगता है। वह बची हुई शैंपेन खुद पीता है और अली को भी थोड़ी देता है,
लेकिन अली मना कर देता है और कहता है कि वह शराब नहीं पीता। प्लान यह है कि किटी बोतल को फर्श पर लुढ़काएगी। जैसे ही बोतल टूटेगी, अली और अलामो दोनों अपनी बंदूकें निकालेंगे और एक दूसरे पर गोली चलाएंगे। अलामो कहता है, कोई बातचीत नहीं। थोड़ी देर की उल्टी गिनती के बाद बोतल को बार काउंटर पर लुढ़काया जाता है, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक अलामो ने चालाकी की और बोतल के टूटने से पहले ही अपनी बंदूक निकाल ली। लेकिन उसे पता चला कि उसमें गोलियां ही नहीं थीं। असल में बिशप ने उसकी बंदूक से सारी गोलियां निकाल दी थीं। अलामो ने बिशप की तरफ देखा और कहा, मैं तुमसे नर्क में मिलूंगा। तभी अली ने अपनी शॉटगन से 2 गोलियां चलाईं और अलामो वहीं गिर पड़ा। बिशप ने निकाली हुई गोलियां फर्श पर फैले खून में डाल दी और कहा, भगवान रहम करे। अली के जाने के बाद बिशप मैडी की तरफ मुड़ा और पूछा, क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं? आखिर में बिशप ने अपने कुत्ते स्नोफ्लैक को एक टोकरी में रखा और मैडी और किटी के साथ चला गया। बाद में अली उस क्रिश्चियन फार्म हाउस पर जाता है जिसके बारे में रू ने बताया था। वहां पहुंचकर वह खुद को रू का पिता बताता है। डेजी, वह लड़की जिसके साथ रू की गहरी दोस्ती थी, रू के बारे में पूछती है और अली जवाब देता है, वह अब बेहतर जगह पर है। अली अपना नाम मार्टिन बताता है और घर वाले उसका स्वागत करते हैं। फिर वह अस्तबल की ओर जाता है जहां एक युवा लड़की उसे एक गाय दिखाती है और कहती है, इसने सिर्फ 3 महीने पहले ही अपने बछड़े को जन्म दिया है। रात के खाने पर सब मार्टिन से प्रार्थना करने को कहते हैं। आज अली उन लोगों के लिए प्रार्थना करता है जो दुख से पूरी तरह टूट चुके हैं और कमजोर हो गए हैं। प्रार्थना करते समय अली की आवाज भावुकता से भर जाती है और वह कहता है, शुक्रिया रू। सब उस खाली कुर्सी की ओर देखते हैं जहां रू बैठा करती थी। अली कहता है, उसकी यादें हमेशा एक आशीर्वाद बनी रहें। और तभी रू मेज के दूसरे सिरे पर दिखाई देती है। वह अली की ओर देखकर मुस्कुराती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। उसे आखिरकार वह शांति और सुकून मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी।